एवरीवन, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम आपको जानकारी है, हम हॉस्पिटल सहायक की भर्ती से लेकर तथा अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भर्ती को लेकर हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं साथियों। इसी श्रृंखला में आज हम लेक्चर नंबर 6 हल करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर 5 अपलोड कर चुके हैं और इस लेक्चर के साथ साथियों हिंदी का काव्यखंड आज समाप्त हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से हम हिंदी के 600 प्लस क्वेश्चन के साथ साथ पूरे 6 टॉपिक की समरी, उनका ब्रीफ डिस्कशन और साथ में गणित के कुछ क्वेश्चन भी हमने साथ में हल किए हैं साथियों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की और भी क्लासेस या और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा अपना सहयोग बनाए रखें साथियों। चलिए आइए देखिए, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 नागार्जुन की रचना है यह दंतुरित, मुस्कान और फसल। ठीक है साथियों, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम एमसीक्यू लगाने से पहले टॉपिक का ब्रीफ कर लेते हैं, डिस्कशन लेते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आज हम जो रचना पढ़ने वाले हैं वह किस लेखक से संबंधित है, तो है नागार्जुन। सबसे पहले हम नागार्जुन जी के बारे में उनका ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम हमारे एमसीक्यूज लगाएंगे। देखिए, नागार्जुन जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के दरभंगा ज़िले में हुआ था। नागार्जुन जी का जन्म कहाँ हुआ, देखिए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों, बिहार के दरभंगा ज़िले में। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था, एक सेकंड, हाँ, मानवेवनाथ। ठीक है साथियों, बनारस कलकत्ता में। चलो, इनकी प्रमुख रचना थी युगियार, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा। फिर इसके बाद पुराने जूते का कोरस, आखिर ऐसा बसा कह बिया मैंने, आखिर ऐसा बसा क्या कह बिया मैंने, मैं मिलवा दी का बड़ा घोड़ा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी उपन्यास है कौन सी जी, नागार्जुन रत्नावली, जिसके कितने खंड हैं साथियों, 7 खंड हैं। ऐसे मतलब मेन चीज़ों को आप एक बार ब्रीफ डिस्कशन कर लीजिए। राजनीति में सक्रिय होने के कारण है बार बार जेल भी इनको जाना पड़ा था। ठीक है साथियों, इनकी पत्रिका कौन सी थी, मैथिली भाषा में इन्होंने यात्री निकाली थी। ठीक है, जिसकी व्याख्या साथियों। ठीक है, फिर आज जो हम पढ़ेंगे दंतुरित, मुस्कान के बारे में, इसका एक ब्रीफ डिस्कशन दिया गया है, ये आप देख लीजिए दोस्तों। मैं सिर्फ ये आपको दे देता हूँ कि ताकि आप एक ब्रीफ डिस्कशन कर लें, एक बार रिकॉल कर लें चीज़ों को। मैं पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, परंतु ऐसा कि अगर आपको टेस्ट लगाने से पहले उसका ब्रीफ डिस्कशन मिलते जाए तो उसमें क्या रहेगा कि आपका एक बार रिकॉल हो जाता है तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपको एक साथ पूरा टोटल एक टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसे दोबारा छूने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना मैं करा देता हूँ। इसी में एमसीक्यूज, इसी में प्रैक्टिस सेशन, इसी में टॉपिक का ब्रीफ डिस्कशन, इसी के बाद इसी में इस टॉपिक की ग्रामर, सभी कुछ। चलिए आइए तो फिर हम अपने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। बताइए, यह दंतुरित मुस्कान कविता के लेखक कौन है या कवि कौन है? पहला सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, निराला जी या कबीर। तो कौन है इसके
बताइए, आंसर दीजिए। नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? रामधारी सिंह, बैजनाथ मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी और हरिवंश राय। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, बैजनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतुरित शब्द का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के नए नए दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप कमेंट करके आंसर बताइए, मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसकी मुस्कान से प्रभावित है? युवती की, माँ की, शिशु की या किसान की? आंसर दीजिए। दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसकी मुस्कान से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु, ऑप्शन नंबर सी। कविता में कवि की मुस्कान कैसी शक्ति रखती है? कविता में कवि की मुस्कान कैसी शक्ति रखती है? पत्थर तोड़ने की, मृतक में जान डालने की, वर्षा कराने की या दुख से निपटने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, मृतक में जान डालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये रहा आपके सामने, धूली धूसर गात का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूल मिट्टी से सना शरीर। कवि ने बच्चे की मुस्कान को किससे तुलना की है? चांदनी से, कमल से, जलजात से, दीपक से। तो किससे तुलना की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलजात। जलजात का अर्थ है मछली, नदी, कमल, मोती। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, परस पाकर तुम्हारा भी प्राण में परस का अर्थ क्या है? परस पाकर तुम्हारा ही प्राण में पारस का अर्थ क्या है? दर्शन, स्पर्श, प्रेम या संवाद? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श। कवि, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार कठोर पाषाण भी किससे पिघल सकता है? दंत ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतुरित मुस्कान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में कवि शिशु को किस दृष्टि से देखता है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वात्सल्यपूर्ण। अनिमेष शब्द का अर्थ है? बताइए साथियों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पलक झपक कर देखना। क्वेश्चन नंबर 13, तुम मुझे पाए नहीं पहचान पंक्ति में कौन सा भाव है? आंसर दीजिए। साथियों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए और तथा अपना सहयोग बनाए रखिए।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आश्चर्य। कभी बच्चों को देखकर क्या भूल जाता है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी यात्रा। इतर शब्द का अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। मधु पार्क किसका प्रतीक है? आंसर दीजिए। मधु पार्क किसका प्रतीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतिथि सत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुल्मियों में की कराती रे मूर्ख पाक में किसका संकेत है? माता के वात्सल्य का, युद्ध का, प्रकृति का या भक्ति का? आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता के वात्सल्य का। कभी बच्चे की मुस्कान को क्या मानता है? कभी बच्चे की मुस्कान को क्या मानता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जीवन का संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनखरी शब्द का अर्थ है? मनखरी शब्द का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरछी निगाह। छविमान शब्द का अर्थ है? क्रूप, विशाल, सुंदर, गंभीर। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता में फसल किसका परिणाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक श्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनखी शब्द का अर्थ है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तिरछी निगाह। छविमान शब्द का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 20, छविमान शब्द का अर्थ है, बताइए। रूप, विशाल, सुंदर या गंभीर? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता में फसल किसका परिणाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक श्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 22, फसल कविता में कवि ने किन तत्वों को फसल का आधार बताया? बताइए। किनको आधार बताया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी, नदी एवं श्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख लाख कोटि कोटि हाथ के स्पर्श की गरिमा से क्या तात्पर्य है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों का श्रम। फसल क्या है कविता में यह प्रश्न किस शैली का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, रूपांतर है सूरज की किरणों का पंक्ति में कौन सा भाव है? आंसर दीजिए साथियों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सिमटा हुआ सकोच है हवा की थिरकन का में कौन सा अलंकार है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीकरण। फसल कविता का मूल संदेश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति और श्रम का समन्वय। नागार्जुन को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यात्री। नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर दीजिए। नागार्जुन का जन्म हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 30, नागार्जुन की रचनाओं में मुख्य स्वर है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लोक जीवन। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा रस प्रमुख है? आंसर दीजिए साथियों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वात्सल्य रस। फसल कविता में प्रमुख भाव है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम की महिमा। धन्य तुम माँ भी
तुम्हारी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, पंक्ति में कौन सा भाव है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्नता या प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान में संबोधन किससे है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तुम इधर कनखी मार में, देखते तुम इधर कनखी मार में कौन सा भाव झलक रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंचलता। फसल कविता में मिट्टी को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणधर्म युक्त तत्व। नागार्जुन ने किन भाषाओं में रचना की? नागार्जुन ने किन भाषाओं में रचना की? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, नागार्जुन को आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग्य और जनपक्षता के कारण। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किससे भावनात्मक रूप से जोड़ता है? का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु। फसल कविता उपभोक्ता संस्कृति के विपरीत किस संस्कृति को महत्व देती है? आंसर दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिमेष शब्द किस प्रकार का विशेषण है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। धूली धूसर में कौन सा अलंकार है? बताइए साथियों, धूली धूसर में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर अनुप्रास अलंकार।
कठिन पाषाण प्रतीक है। आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कठोर हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। फसल कविता में गरिमा शब्द का अर्थ है। फसल कविता में गरिमा शब्द का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दंतु रहित मुस्कान कविता किस काव्य संग्रह से संबंधित है? आंसर दीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजार हजार बाहों वाली। फसल कविता में कौन सा तत्व प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं है? फसल कविता में कौन सा तत्व प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं है, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन। देखते ही रहोगे अनिमेष का आशय है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगातार निहारते रहना। फसल कविता में किसका मानवीकरण हुआ है? बताइए साथियों, फसल कविता में किसका मानवीकरण हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हवा का। तुम्हारी यह दंत रहित मुस्कान कविता में बच्चा कैसा प्रतीत होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकर्षक एवं जीवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता में कवि किस विचार का विरोध करता है? आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल व्यक्तिगत स्वामित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नागार्जुन का साहित्य किससे गहराई से जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक जीवन। मृतक में भी जान डाल देने, मृतक में भी डाल देगी जान में कौन सा अलंकार है? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
अतिशयोक्ति अलंकार। फसल कविता में हजार हजार खेतों का प्रयोग क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचित ना पहली बार में कौन सा भाव है? परिचित ना पहली बार में कौन सा भाव है साथियों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां, फसल कविता किस विधा की रचना है? किसकी है? आंसर दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता। दंतु रहित मुस्कान कविता में माँ का स्वरूप कैसा है? इसका आंसर होगा वात्सल्यपूर्ण। कोटि कोटि शब्द में कौन सा अलंकार है? कोटि कोटि शब्द में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनरुक्ति प्रकाश। यह दंतुरहित मुस्कान कविता में कवि की दृष्टि कैसी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीय। फसल कविता में प्रकृति और पुरुष का संबंध कैसा बताया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक। धन तुम में, धन्य तुम में, तुम शब्द का अर्थ है या तुम शब्द है? सॉरी, तुम शब्द है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। साथियों बताइए इसकी संज्ञा क्या होगी फिर? देखो ये तो सर्वनाम है, तो धन्य तुम में संज्ञा क्या होगी? जो क्वेश्चन रहा आपके लिए, यह दंतुरहित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इसका आंसर होगा
वात्सल्य सौंदर्य ऑप्शन बी। फसल कविता में श्रम का कौन सा रूप उभरता है? फसल कविता में श्रम का कौन सा रूप उभरता है? आंसर दो। आंसर दीजिए साथियों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलजात किस समाज का उदाहरण है? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समाज। धूलि धूसर गात में गात का अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर। फसल कविता में कौन सा तत्व जीवनदायी शक्ति का प्रतीक है? फसल कविता में कौन सा तत्व जीवनदायी शक्ति का प्रतीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। नागार्जुन मुख्यतः किस धारा के कवि माने जाते हैं? नागार्जुन मुख्यतः किस धारा के कवि माने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवादी। कठिन पाषाण किसका प्रतीकात्मक बिंब है? कठिन पाषाण किसका प्रतीकात्मक बिंब है? आंसर दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोरता। फसल कविता में कौन सा तत्व प्रत्यक्ष रूप से श्रम की गरिमा दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटि कोटि हाथ। यह दंत रहित मुस्कान में कवि किससे अभिभूत है? आंसर दीजिए। क्या होगा? बालक की मुस्कान से। फसल कविता का स्वर कैसा है? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी एवं श्रम प्रधान। अनिमेष का विलोम होगा? अनिमेष का विलोम होगा, बताइए साथियों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निमेष।
फसल कविता हमें किससे प्रति सम्मान सिखाती है? किसके प्रति सम्मान सिखाती है? फसल कविता हमें किसके प्रति सम्मान सिखाती है? इसका आंसर होगा किसानों और श्रमिकों के। नागार्जुन का साहित्यिक व्यक्तित्व कैसा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यह दंतुरहित मुस्कान कविता में कवि की भाषा कैसी है? आंसर दीजिए साथियों। पता है साथियों, टेंशन रहित होके पढ़ो। ज़िंदगी में टेंशन लेने में भी क्या कर लोगे तुम। इसी वजह से तो मैं मस्ती से पढ़ाता हूँ। जो है जैसा है जी रहे हैं, बस खुशी से जियो। लाइफ में ज़्यादा एकदम टेंशन या तनाव लेके जीने से कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहज एवं भावपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल कविता में कौन सा भाव निहित है? फसल कविता में कौन सा भाव निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंतुरहित मुस्कान में बच्चे की मुस्कान क्या उत्पन्न करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोमलता और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल कविता में मजदूर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? फसल कविता में मजदूर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नदियों के पानी। नागार्जुन की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आंसर दीजिए। और यह है हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। साथियों, इसी प्रकार से हमने 80 क्वेश्चन सफलतापूर्वक लगा लिए। इसका आंसर होगा लोक धार्मिक चेतना। ठीक है साथियों, ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। अब इसके बाद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बाकी है। इसके बाद आते हैं हम कब, प्रैक्टिस क्वेश्चन में। ठीक है साथियों, अब बच्चे अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हल करेंगे। अब 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इनके आंसर आपको अंत में तो मिलेंगे, पर पहले कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है यार। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन में। यह दंतरहित मुस्कान कविता में कवि का मन किससे पिघलता है? मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम भी दूंगा आंसर सोचकर उत्तर देने के लिए।
चलो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। फसल कविता में गरिमा शब्द किसके साथ प्रयुक्त हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस भाषा में यात्री नाम से प्रसिद्ध थे? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, धूली धूसर किस प्रकार का शब्द है? फसल कविता में हवा की क्या विशेषता बताई गई है? तुम्हारी यह दंत रहित मुस्कान कविता में कवि किस भाव से भर उठता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, नहीं आंसर आपको देना है, मैं गलती करता अब भी। हाँ आंसर ही नहीं तो क्या ही बताऊंगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता किस प्रकार सामाजिक वर्ग को सम्मान देती है? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिमेष देखने का अर्थ है? नागार्जुन की कविताओं में किसका चित्रण प्रमुख है? नागार्जुन की कविताओं में किसका चित्रण प्रमुख है, बताइए साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता में कौन सा तत्व अनुपस्थित है? फसल कविता में कौन सा तत्व अनुपस्थित है? इसका आंसर होगा, नहीं आंसर आपको देना है। दंतुरहित मुस्कान कविता का मूल स्वर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कविता में फसल किसका रूपांतर है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुपार्क का संबंध किससे है? फसल कविता में कोटि कोटि हाथ क्या दर्शाते हैं? यह दंतु रहित मुस्कान कविता में बच्चा किसका प्रतीक है? फसल कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नागार्जुन की
भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कठिन पाषाण किस प्रकार की मानसिकता का प्रतीक है? फसल कविता में जादू शब्द किससे लिया गया है? यह दंतुरहित मुस्कान कविता में कवि किसे धन्य कहता है? साथियों, इस प्रकार से हमारे 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सफलतापूर्वक समाप्त हुए। आपने आंसर तो लिख लिए होंगे, चलो आंसर मेरा लीजिए। अब ए का बी, वो सॉरी 81 का बी मेरा लेना है आप, ठीक है। ये रहे आपके सामने। एट्टी 86 से 93 तक चलें साथी आगे। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम हिंदी के बाद थोड़े से कुछ गणित के क्वेश्चन भी लगाते हैं, ठीक है। अभी तक इससे पहले हम 13 टॉपिक इसके भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं फॉर्मूले बता देता हूँ बस आपको। जब हम गणित पढ़ेंगे तो इसको डिस्कशन और बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, ये क्या है? साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज वह राशि है जो मूलधन पर एक निश्चित दर और एक निश्चित समय के लिए ली जाती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय सबके बटे 100। अब मूलधन को पी से दर्शाते हैं, दर आर टाइम टी हो गया, इंग्लिश में जे हो गया। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बटे 100। अब ब्याज क्या होता है तो बच्चों समझिए, बैंक पैसा रखने के लिए बैंक में पैसा रखने पर मिलने वाला अतिरिक्त पैसा। चलो, आपके लिए एक उदाहरण है छोटा सा, जिस चुन्नू मुन्नू है 2 ठो, ठीक है। चलो साथी आते हैं हम आगे। जैसे मूलधन है 1000 रुपये, दर है 5% और समय है 2%। तो इसका ब्याज कितना मिलेगा अपन को 2 वर्ष बाद? जब हम इसे काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। 5 दूनी 10 और 10 धाम 100 आ गया। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना है। चलो एक मैं करके बता देता हूँ आपको, बाकी आपको करना है। कौन सा करूँ बताओ? चलो कोई भी कर देता हूँ, तीसरे नंबर का कर देता हूँ, ठीक है साथियों। अब बताओ कौन सा करूँ? चलो 5वां करता हूँ, बड़ा सा टब वाला थोड़ा सा, है ना। अपन ऐसे 5वें नंबर के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, चलो मूलधन कितना अपना? मूलधन कितना है? तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 4000 गुणित दर कितनी है 5 गुणित समय कितना है 6 वर्ष बटे 100। जब हम इसे काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। और देखो 5 की टेबल, 5 का मल्टी 5 का गुणा या 6 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या बचा साथियों? 40 गुणित 30। अब फिर से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो 4 तिया 12 और 2 जीरो के 2 जीरो, इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 1200 रुपये, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से आपको बाकी के चारों क्वेश्चन हल करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपके लिए क्या है, घन का आयतन। घन एक त्रिविमीय आकृति है, पहली चीज़ तो याद रखिए। घन का आयतन, एक घन द्वारा घेरे गए स्थान की माप को घन का क्या बोलते हैं, आयतन। इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3 या भुजा का घन। बच्चों ऐसे समझिए इसे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और तीनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जैसा कि ये डायग्राम में दिया गया है। देखो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो और तीनों का आपस में क्या कर देंगे अपन, मल्टी। तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 27। चलो ये रहे आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 जो आपको हल करना है। अब आते हैं हम घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन साथियों क्या होता है, घनाभ का आयतन एक डिब्बे या घनाभ के अंदर का कुल खाली स्थान जिसमें कुछ रखा जाता है। फिर माचिस की डिब्बी देखियो ना आपने, बस वही है। तो बच्चों समझिए इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई, एक सेकंड प्यारे साथियों, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये इसका क्या आयतन का फॉर्मूला है। देखिए मान लीजिए कि एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 5 है और तीसरी भुजा 4 है। तो जब अपन इसका आयतन निकालेंगे तो तीनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चार पंचे 20 और 20 तिया 60। ठीक है साथियों, रहे 5 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे बाबा ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है बड़ा पेज में गया, लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, लाभ का प्रतिशत। जैसे हम किसी वस्तु को कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। ठीक है, परंतु अब हमें इस पर यहाँ क्या ज्ञात करना है, इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रयमूल गुणित 100। ठीक है ना। लीजिए मान लो किसी वस्तु का क्रयमूल 100 रुपये, विक्रय मूल्य 120 रुपये, लाभ कितने का हुआ, 20 रुपये का। तो इसका अपन को क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो इसका 100 से 100 कैंसिल, तो कितना 20% हो गए। चलो यहाँ समझाते हैं ना अपन, इस यहाँ पर करते हैं, कौन सा वाला करें। चलिए साथियों कौन सा क्वेश्चन करके बताऊँ, चलो इसने तो, चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ पहला क्वेश्चन करके। देखिए उसका क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। तो अपन क्या ज्ञात कर लें, पहले तो लाभ है ना, सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर लें, इसका लाभ। इसका लाभ जब हम निकालेंगे, जब हम अगर इसका लाभ ज्ञात करेंगे, एक सेकंड साथियों, पेन देख रहा था मिल जाए चलाने के लिए तो स्क्रीन में। चलिए साथियों देखो मैं पहला आपको हल करके बताता हूँ। तो जब अपन लाभ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 40, तो इसका कितना बचेगा, 160। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लाभ कितना हुआ, 160 रुपये, क्रय मूल्य कितना है इसका, 40 गुणित 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, कितना बच गया, 4 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400। मतलब लाभ कितना हुआ इसे, 400% का। ठीक है, ऐसा निकाल लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय।
एक बार देख लीजिए साथियों, फिर मैं इसे बाद में और अच्छे से समझा दूंगा, है ना। पाइथागोरस फिर में जब अपन पढ़ते हैं तो समांतर समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, जो कर्ण भुजा वो होती है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण, जो सामने वाली भुजा, ये लंबाई खड़ी वाली भुजा लंबाई और आड़ी वाली भुजा को आधार मानते हैं। ठीक है साथियों, है ना। इसी प्रकार से देख लीजिए, इसके जो उदाहरण दे दिए, जहाँ ये वाला दे दिया, इसे भी आप देख लीजिए। मैं जब गणित ही पढ़ाऊँगा तब अच्छे से कराऊँगा। ये प्यारी सी सूरत मेरी है, गणित मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें तथा साथियों अपना सहयोग बनाए रखें। आपका सहयोग रहेगा तो हम और आगे और अच्छे से प्रयास करेंगे साथियों। इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सब्बा खैर। आप भी मुस्कुराते रहो और ज़िंदगी में खुश रहो। जय हिंद।